हेलो। अच्छा वो मिलन का था, मेरे से गलती Welcome हो to गई। webinar on मेरे से गलती हो गई, दूसरे antenatal, को बोल। intranatal, postnatal care at home in the context of COVID-19 pandemic. During this webinar, we are going to cover these objectives: to provide information to nurses in relation to preventive and control measures regarding COVID-19 for women who are pregnant and postnatal, to sensitize and acquaint nurses about best practices for taking care of COVID positive pregnant women, to appreciate appropriate communication skills in dealing with COVID positive pregnant women and their families. What should a nurse tell to pregnant women and their family about COVID-19 care at home? जैसा कि हमको इस समय पता है कि कोविड-19 नामक महामारी जो कि काफी संक्रामक रूप ले चुकी है, पूरे विश्व में फैली हुई है। यह महामारी सार्स कोवी 2 नामक वायरस के द्वारा फैलती है। अतः इस समय एंटीनेटल एवं पोस्टनेटल मदर्स की अर्थात की प्रेग्नेंट लेडी की विशेष रूप से देखभाल की जरूरत है। यह महामारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अर्थात कोई व्यक्ति जिसको यह बीमारी हो रखी है वो खांसता है, छींकता है, तो उसके माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स या जो कण फैलते हैं, वो कण अगर किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, अगर वह व्यक्ति खांसने वाले से 1 मीटर की दूरी के अंदर अंदर है अर्थात लगभग 3 फीट की दूरी है, तो वह व्यक्ति उसके संपर्क में जल्दी आ जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति खांसता है और वह ड्रॉपलेट्स किसी सतह पर, मान लो कि टेबल पे या जमीन पर गिरते हैं और वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा हाथ लगाया जाता है या फिर उसको छुआ जाता है और उसके पश्चात अगर वह अपने हाथों को मुंह पे, नाक पे या आंखों पर बिना हाथों को धोए लगाता है, तो उस व्यक्ति को यह महामारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी के अंदर मुख्यतः अगर लक्षणों की बात करें तो बुखार का आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत, ये मुख्यतः लक्षण है, यह प्रकट होते हैं। इसके अलावा भी लंबे समय में अगर व्यक्ति में यह बीमारी बनी रहती है तो उसको बाद में थकान या पूरे शरीर में दर्द का होना, नाक का बहना या दस्त या फिर सूंघने की शक्ति का कम हो जाना, यह लक्षण मुख्यतः देखे गए हैं। अतः इस बीमारी के दौरान हम माता बहनों की जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनकी देखभाल किस तरह से करें, इसके बारे में आज हम जानकारी साझा करेंगे। एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो किसी महिला के संपर्क में आती है जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव पाई गई है, वह प्रेग्नेंट लेडी अब एक अस्पताल में आती है। वहां अस्पताल में आने के बाद उनको सर्जिकल मास्क, जो ट्रिपल लेयर मास्क है, वो प्रदान कर दिया जाता है और साथ ही वह मास्क लगा करके अपनी स्क्रीनिंग करवाती है। वहां पे मौजूद हेल्थ पर्सनल्स, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वहां उनके द्वारा उस लेडी की स्क्रीनिंग की जाती है और स्क्रीन के दौरान यह पाया जाता है कि अभी उनमें किसी तरह के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। अतः उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर कोई लक्षण नहीं है तो होम क्वारंटाइन में रहना बेहतर होता है और उस होम क्वारंटाइन के दौरान अगर कोई लक्षण प्रकट होते हैं, देखने में मिलते हैं, तो वह महिला पुनः आकर के अस्पताल में संपर्क कर सकती है। अतः अब हम देखेंगे कि होम क्वारंटाइन क्या है। होम क्वारंटाइन का मतलब यह है कि अपने आप को अपने घर के अंदर अपने आप को सीमित रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में कुछ नहीं कर सकते, आप घर के अंदर वो सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं, बस आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए अपने आप को किसी एक कमरे तक सीमित रखना है। अगर मान लो कि घर में कमरे ज्यादा नहीं है तो आप किसी एक ही कमरे में साझा कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको 2 व्यक्तियों के मध्य 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे कि दूसरा जो आपका परिवार का सदस्य है या बच्चे हैं, बुजुर्ग है,
वो आपके संपर्क में ना आए। अगर घर में अलग से खाएं। अब हम बात करते हैं कि हाथों की सफाई कैसे करें। तो हाथों की सफाई बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे स्टेप्स बताए हुए हैं, पहले स्टेप्स में जैसे पहले अपने हाथों को गीला कर दें। जैसे ही आपके हाथ गीले हो जाए तो साबुन लें। साबुन को हथेलियों के मध्य में पानी के साथ में रगड़ें, जिससे काफी सारे झाग बन जाएंगे। जैसे ही झाग बन जाए तब हाथों को इस तरह से उंगलियों को पीछे की तरफ हथेली पे क्रॉस करते हुए घुमाएं, जिससे अंगुलियों के मध्य का हिस्सा भी साफ हो जाए। फिर हथेलियों को आपस में मिलाएं और एक दूसरे को बीच में अंगुलियां घुसाते हुए रगड़ें, जिससे उसके मध्य की सफाई भी हो जाए। उसके बाद में दोनों हाथों की हथेलियों को मोड़ते हुए इस तरह से ग्रिप करें, जिससे जो भी जोड़ों वाले भाग है नकल से वो आए, और उसको आगे पीछे घुमाते हुए रगड़ें। उसके पश्चात दूसरे हाथ की इस तरह से मुट्ठी सी बनाए और दूसरे हाथ के अंगूठे को रगड़े, जिससे उसके अंगूठे के आसपास की सफाई हो जाए। ऐसा ही दूसरे हाथ से दोहराएं। सबसे अंतिम में एक हाथ की उंगलियों को आपस में मिला दे पांचों को, और दूसरे हाथ की हथेली के मध्य में रखते हुए सर्कुलर मोशन में ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, जिससे अंगुलियों का अगला भाग व नाखूनों की अच्छे से सफाई हो जाए। और यही क्रिया आप दूसरे हाथ से भी दोहराएं। और अंत में इस तरह से आप हाथों से कलाई वाले भाग को साफ करें, पहले एक हाथ का और फिर दूसरे हाथ का। और जब यह क्रिया हो जाए उसके बाद में नल के बहते हुए साफ पानी में अपने हाथों को धो लें। दूसरी बात जो मुख्य बताई गई वो है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। चूंकि आपको पता है कि यह बीमारी खांसने से फैलती है, छींकने से फैलती है, और यह फैलने का कारण आपको बताया कि छींकने खांसने से जो भी ड्रॉपलेट्स या कण दूर जाकर गिर जाते हैं, जो लगभग 3 फीट की दूरी तय कर जाते हैं, और उस दरमियान कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो उनको होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपके लिए विशेष रूप से जरूरी है कि आप छींकते समय, खांसते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर बंद डस्टबिन में डालें। अगर आपके पास में रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे, और आपके टॉयलेट को कोई घर का दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि घर में एक ही टॉयलेट अवेलेबल है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जब भी उस टॉयलेट या बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे तो घर का एक विशेष व्यक्ति जो आपकी सेवा के लिए रखा जाएगा, जो स्वस्थ है, वो आपके एक बार इस्तेमाल करने के बाद में उस टॉयलेट की फिनाइल बेस्ड कोई भी क्लीनिंग मटेरियल या फिर साबुन पानी जो भी घर में अवेलेबल है उससे अच्छे से सफाई करे, तभी दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल करे। साथ ही साथ में आप जिन नलकों पे या फिर हैंडल पर या फिर नोब से या फिर जो भी कुंडी है उस पर हाथ रखते हैं, उन सभी चीजों को दिन में 2 से 3 दफा साबुन पानी से अच्छे से साफ किया जाए, ताकि वह बीमारी घर के किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आप अपने को और साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ चीजें जो हमने बताई वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अपने लिए अलग से प्लेट्स है, चम्मच है, और इन सभी जो भी आपकी जरूरत के सामान, तौलिया है, कपड़े हैं, वो आप अपने लिए अलग से रखेंगे और परिवार के किसी सदस्य के साथ में साझा नहीं करेंगे। इसके अलावा भी आप घर में रहते हुए किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और क्या क्या और क्रियाकलाप करके आप अच्छे से अपना समय बिता सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि जब आप होम क्वारंटाइन में होते हैं, आप एक ही कमरे में या घर के अंदर सीमित रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चिंतित रहें, आपको बहुत बोरियत होने लगे, और अभी आपका बच्चा नहीं हुआ है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो कुछ आपके मन में बच्चे को लेके, अपने को लेके चिंताएं हो सकती हैं। तो उसके लिए आप अपने को कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, संगीत सुनना कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आप अपने को, अपने दिमाग को, अपने मन को खुश रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर सकते हैं, या आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं। और आजकल तो वीडियो कॉल होती है जिसमें आप अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं और आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप उनको मिल के आए हैं।
लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप अकेले हैं घर पे या उस कमरे में, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या अपने बच्चे से रिलेटेड बहुत चिंताएं हो रही हैं, तो आपको फ़ोन नंबर दिया होता है हॉस्पिटल का, डॉक्टर का। आप वहाँ पे बात करके अपने मन को हल्का कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको, जब आप क्वारंटाइन में हैं, तो आपको बच्चा होने की दर्दें शुरू हो गई, या आपको कुछ नए सिम्टम आ गए, जैसे कि सांस फूलने लग गया, आपको बुखार आ गया, या आपको प्रसव की दर्दें शुरू हो गई और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो उस स्थिति में आपने हॉस्पिटल जाने के लिए या तो हॉस्पिटल में फ़ोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवानी है, या आपके पास अपनी गाड़ी हो या आपके कोई दोस्त रिश्तेदार की गाड़ी हो, आपने टैक्सी या ऑटो में नहीं जाना है। और जब आप हॉस्पिटल में जा रही हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप और आपके साथ जो भी आपको लेके जा रहा है, आपने ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहन के जाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। मान लीजिए आपके हस्बैंड या आपका भाई या कोई भी आपको लेके जा रहा है हॉस्पिटल में, आप उनसे दूर बैठेंगे और जो भी आपके साथ जा रहा है आप मास्क भी पहन के रखेंगे। अब अस्पताल में पहुंचने के बाद आपकी टेस्टिंग होगी, क्योंकि आपको कुछ सिम्टम, कुछ तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं, जिससे थोड़ी सी जांच की ज़रूरत हो सकती है, कि शंका हमारे मन में आएगी कि हो सकता है आपको ये कोई बीमारी की संभावना है। अस्पताल में आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। अगर आपको खांसी या गला खराब है तो आपकी गले व नाक की जांच भेजी जाएगी। आइसोलेशन डिलीवरी रूम में आपकी डिलीवरी कराई जाएगी, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मचारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनेंगे और डिलीवरी के दौरान डिलेड कोड क्लैंपिंग और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को अवॉइड किया जाएगा। इस दौरान जो भी सर्जिकल आइटम्स यूज हुए हैं उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट किया जाएगा। अगर माँ बहुत सिक हो जाती है तो उनका हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट होगा। इस दौरान अगर बच्चा सिक है तो उसको नवजात शिशु इकाई में भर्ती किया जाएगा तथा माँ को आइसोलेशन यूनिट में ही रखा जाएगा। अगर माँ चाहते हैं तो अपना दूध निकालकर न्यूनेटल आईसीयू में भिजवा सकते हैं। अगर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं तो उनको स्टेबल होने के पश्चात जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। कुछ बातें जो कि ध्यान रखने वाली हैं वो नर्सिंग अधिकारी द्वारा आपको बताई जाएंगी, जैसे कि माँ और शिशु का एक निर्धारित स्वस्थ व्यक्ति ही ध्यान रखे और जो कि आपका ध्यान रखने में सक्षम तथा इन्फेक्शन से बचाव के बारे में अवगत हो, और आपके जो रेगुलर यूज़ की आइटम्स हैं उनको अलग रखा जाएगा और उनका रेगुलर डिसइंफेक्शन विद ब्लीच और डिटर्जेंट किया जाएगा। आइसोलेशन घर में आप कैसे आइसोलेशन करेंगे? अगर माँ और बच्चे में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। माँ के बेड और बच्चे के बेड में हम ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स लगा सकते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। और जब भी माँ बच्चे के कांटेक्ट में आएंगे तो उससे पहले मास्क तथा हाथ धोकर ही बच्चे को स्पर्श करेंगे। इस दौरान माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, बशर्ते कि कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि बच्चे को स्पर्श करने से पहले मास्क तथा हाथ धोने का ध्यान रखें। और जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तो स्नीजिंग, छींके, खांसी और छींक को अवॉइड करें। अपने बच्चे को हाथ धोने के बाद ही स्पर्श करें और कुछ भी अगर आप टच कर रहे हैं तो उसको रेगुलरली डिसइंफेक्ट करें। आपको साइन ऑफ गुड अटैचमेंट
के बारे में भी बताया जाएगा कि आपको कैसे अपने बच्चे को लेना है ताकि आप अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पाएँ। इसमें जब आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे अपने बच्चे को तो बच्चे का मुंह खुला होगा, जो नीचे वाला होंठ है वो बाहर की तरफ होगा और बेबी का जो चिन है वो माँ की ब्रेस्ट से टच होगी तथा छाती का काला वाला भाग ज़्यादातर बच्चे के मुंह के अंदर होगा। तो इस पोजीशन के बाद बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीड कर सकता है। अगर माँ ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहते या फिर उनको कुछ दिक्कत है तो वह मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं तथा वो एक निर्धारित व्यक्ति के द्वारा, निर्धारित स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा बच्चे को पिलाया जा सकता है। और अगर माँ अपना दूध नहीं पिलाना चाहते बच्चे को तो उस दूध को निकालने के बाद डिस्कार्ड कर सकते हैं तथा जब भी माँ उस इन्फेक्शन से निजात पा लें तो फिर से ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। इससे फ़ायदा है कि उबालने अगर आपको बाद में कुछ भी दिक्कत या परेशानी महसूस होती है तो आप डॉक्टर से टेलीफोन पर परामर्श कर सकते हैं या फिर कुछ दिक्कत है तो आप अपने आसपास आशा बहन जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो आपको जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो माँ पर छोड़नी चाहिए, जैसे कि वो बच्चे को बाद में ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं या फिर उसी रूम में रखना चाहते हैं या फिर दूसरे रूम में रखना चाहते हैं। और बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने का भी अवसर देना चाहिए, जैसे कि अगर बच्चे को 6 फीट की दूरी पे रखा है तो माँ उस बच्चे को देख सके या फिर हाथ धोने और मास्क पहनने के बाद माँ अपने बच्चे को टच कर सके। उसके बाद अपनी अगर माँ को कुछ फीलिंग्स हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को दूसरे किसी व्यक्ति के साथ साझा कर सके। और अगर कुछ दिक्कत है तो वो साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। काउंसलिंग, अगर कुछ दिक्कत महसूस होती है तो वो टेलीफोन के माध्यम से मनोचिकित्सक से सहायता ले सकते हैं या फिर कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि वह टेलीफोन पर अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग अपने योग या फिर प्राणायाम कर सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पर बात कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जैसे कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी पता होना चाहिए कि यह क्या बीमारी है और ये कैसे फैल सकती है। परिवार में कोई भी एक निर्धारित व्यक्ति ही घर से बाहर जाएं तथा घर से बाहर जाकर सामान लेकर आएं। आने के बाद जो चप्पल और फुटवियर पहने हैं वो बाहर ही रखें, कपड़ों को बदल दें, हाथ धोएं, स्नान करें और उसके बाद ही अन्य काम करें और जो कपड़े उन्होंने पहने हैं उनको अलग से ही धोएं और घर में एक पॉजिटिव सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। Some instructions for the nursing personnel. Nursing officers are to strictly follow standard universal precautions and they have to worker in antenatal or PNC or OPD outpatient department. They are at a moderate risk, so use N95 mask and gloves. And healthcare workers in non-COVID ward, as per institutional policy, they have to use the mask and triple layered surgical mask they have to use. And healthcare workers in isolation ward, direct care of the COVID positive woman is possible. So N95 mask and wear gloves, gown and eye protection, goggles and face shield. And personal protective equipments in the labor room and OT for COVID positive patients, full component of the personal protective equipment. And woman being home quarantined triple layer mask. Use triple layer mask. And designated family members wear gloves while cleaning commonly touched surfaces or handling soiled linens. And the other family members, no PPE is required, but stay 1 meter away.
Now, some general precautions for any healthcare workers, those who are going for work, wear a long sleeved jacket and put hair in the bun position, one pattern. Avoid jewelry, watches, keep phone deep in the pocket, wear mask, avoid public transportation, don't let pets rub against surfaces, and cough and sneeze into the elbow, and avoid using cash, wash hands, use sanitizer after touching things, practice physical distancing, and stand at least 3 feet away from others. And nursing personnel or healthcare workers, when they reach home back, they have to remove their shoes and sanitize personal articles what they carried with them, that is handbags or purse and their pen, mobile, etc., and remove their cloth and put it in the soap water for washing, and have a shower and wear a clean cloth, then start their home routine. सर्विलेंस फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट, कोविड-19 के लिए निगरानी। कोविड-19 द्वारा सांसों से संबंधित अति संक्रामित बीमारी फैलती है। इस वायरस का पता सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में चला और अब ये 200 से अधिक देशों में सक्रिय है। भारत में 29 जनवरी 2020 को इसके पहले मरीज का पता चला। इस संक्रमण को रोकने में आपकी निगरानी टीम के सदस्य के तौर पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपको एक निर्धारित क्षेत्र में निगरानी करनी है, जिसके लिए आपको खुद के लिए कुछ तैयारी करनी है। अपनी सुरक्षा के लिए आपको कुछ उपकरण पहनने हैं। सबसे पहले अपने हाथ साबुन या अल्कोहल रब से धो लें। जुर्राबों के साथ पूर्ण रूप से बंद हो जाने वाले जूते पहनें। चप्पल या सैंडल ना पहनें। अपना रेंज व्यक्ति या व्यक्तियों से मिला हो तो सदस्य और व्यक्तियों की जानकारी जैसे नाम, पता और फ़ोन नंबर। साथ ही आपको हर सदस्य के लिए लक्षणों के बारे में भी हाँ या ना लिखना है और ये अति आवश्यक है कि जब आपने ये सर्वे किया है तो उस दिन की तारीख अवश्य लिखें और अपने हस्ताक्षर भी करें। कोविड-19 के लक्षणों की एक सूची यानी लिस्ट इस प्रकार है: बुखार, ताप या ज्वर, खांसी, जुखाम, नाक बहना, छींके आदि, गले में खराश। कुछ लक्षण अक्सर कुछ समय बाद आते हैं, जैसे शरीर में दर्द, भूख ना लगना, दस्त का होना, स्वाद व गंध को ना पहचान पाना। अगर केवल बुखार या केवल खांसी या केवल जुकाम है तो ये कोविड-19 के लक्षण हैं, ये आवश्यक नहीं। अगर तीनों लक्षण साथ साथ हैं तो कोविड की जांच करना आवश्यक है। यदि अभी बताए गए 8 लक्षणों में से किसी भी लक्षण के साथ अन्य लक्षण जैसे कि सांस में तकलीफ या सांस उखड़ रही हो, छाती में दबाव महसूस हो रहा हो और लगातार दर्द हो रहा हो, व्यक्ति बार बार संभ्रमित हो रहा हो यानी कंफ्यूज हो रहा हो और उसे नींद से जागने में कठिनाई हो, उसके होठ या चेहरा नीला पड़ गया हो या व्यक्ति अत्यधिक थकान महसूस कर रहा हो, तो ये चिंता का विषय हो सकता है और ऐसे में मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। इसके लिए आपको तुरंत अपने निर्धारित केंद्र पर सूचित करना चाहिए। सर्वे के बाद आप अपनी पीपीई को निश्चित तरीके से ही उतारें, जैसे पहले ग्लव्स सहित हाथों को सैनिटाइज करें। रेनकोट को उतारें और उसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में डालकर सैनिटाइज करें। कैप और मास्क को
एक साथ सावधानी से उतारें। आखिर में ग्लव्स उतारें और हाथों को साबुन या अल्कोहल रब से सैनिटाइज करें। घर पहुंचने के बाद स्नान अवश्य करें। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 निगरानी के संबंध में एक वीडियो पीपीई उतारने और पहनने के बारे में अवश्य देख लें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। बैग की आउटर पॉकेट में सोप, टॉवल, हैंड सैनिटाइजर, शॉवर कप है। पिछली साइड पॉकेट में पेपर बैग, पॉलीथीन बैग फॉर यूज्ड आइटम्स। अंदर की पॉकेट में पीपीई किट में ग्लव्स, सर्जिकल फेस मास्क, N95 मास्क, एप्रिन, गाउन, शू कवर्स, गॉगल्स और फेस शील्ड है। अब आकाश फील्ड में सर्वेलेंस के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सुनिए, घर में कोई है? हाँ, कौन है? नमस्कार बहन जी। हाँ नमस्कार। मैं स्थानीय अस्पताल से आया हूँ। कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी लेने और कुछ बचाव के सुझाव आपको देने। क्या बताएं भाई साहब, कितनी बड़ी बीमारी आ गई है। हम तो एकदम डर के मारे घर में ही बैठे हैं। कहाँ से आ गई है इतनी भयानक बीमारी हमारे देश में? बीमारी तो बहुत भयंकर है जी, और हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में कितने जगह पे ये बीमारी बहुत संक्रमण कर गई है। अच्छा जी। ओहो। और पर हमें मिलजुल के इससे लड़ना होगा और तभी हम इसको जड़ से खत्म कर पाएंगे। हाँ भाई साहब, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपके साथ हैं, बताइए क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो जानकारी। हाँ। तो आप सही जानकारी देंगे तो भी हम सही सुझाव आपको दे पाएंगे। सही बात है, क्योंकि जानकारी में ही बचाव है जी। समझे? हाँ, तो बोलिए आपको क्या जानकारी चाहिए, हम पूरी सही जानकारी देंगे आपको। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो कौशल्या है। कौशल्या जी। उम्र? 37 साल। 37 साल। और ये बताइए आपको इनमें से कोई लक्षण है? बुखार? नहीं। खांसी? नहीं, वो भी नहीं। गले में खराश? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जुकाम? अरे नहीं। और सांस लेने में तकलीफ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमें। ऐसा कुछ नहीं है आपको? नहीं। अच्छा, आपके घर के मुखिया का नाम बताइए। हमारे ससुर जी हैं हमारे घर के मुखिया, मोहन जी। मोहन जी। मोहन कुमार जी। ठीक है। और आपके घर में पूरे सदस्य कितने हैं? हम कुल मिला के 6 लोग रह रहे हैं। 6 लोग। हाँ, मैं, ससुर जी, हाँ। मेरे पति, उनका नाम बताइए। रमेश, और हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, नाम बताइए, उम्र बताइए, नाम बताइए। सबसे पहले मेरा बड़ा बेटा है। हाँ। बड़े बेटे का नाम है कवि। हाँ। ठीक है। 10 साल का है वो। 10 साल का है। हाँ। और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा है। हाँ, बताइए। हाँ, उसका नाम है दिव्य। वो 8 साल का है। 8 साल का है। और छोटी मेरी बेटी है। उसका नाम बताइए। उसका नाम है चित्रा। वो 5 साल की है। 5 साल की है। जी। ठीक है। अच्छा बहन जी, एक बताइए, ये परिवार के जितने नाम बताए उनमें से किसी को बुखार, सूखी खांसी, कोई ऐसे लक्षण है? नहीं। हाँ, लेकिन हमारे पति को 3-4 दिन से खांसी हो रही है। सूखी खांसी है लेकिन। जो रमेश जी हैं? जी। अच्छा, हमारे पति सूखी खांसी। और बताइए। और उन्हें ना कल रात को बुखार भी आ गया था। बुखार भी आया? तेज बुखार? नहीं, तेज नहीं था, लेकिन बुखार तो था। हमने नापा नहीं भाई साहब। अच्छा। और गले में तकलीफ? गले में दर्द नहीं है, लेकिन वो आप जो बता रहे थे ना, सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में तकलीफ है? हाँ, वो बता रहे थे कि उन्हें अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये पिछले कितने दिनों में हुआ? अब हो गए उनको 5-6 दिन तो हो गए हैं खांसी को मिला के। अच्छा। और ये बताइए, पिछले 15 दिनों में कोई विदेश यात्रा हुई है या कोई किसी व्यक्ति से मिले जो विदेश यात्रा करके आया हो? नहीं भाई साहब, कहाँ विदेश जाएंगे, इतना कहाँ हम गरीबों का बनता है। और नहीं, कोई आया भी नहीं है विदेश से यहाँ पे। कोई शहर से बाहर गया हो हाँ, शहर तो जाते ही रहते हैं। अच्छा। वो पड़ोसियों का बेटा है ना, मोनू।
हाँ हाँ हाँ, ये पड़ोस में ही रहता है। वो गया था, हो गए उसको 15-16 दिन तो आए हुए हो गए, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो सारे लक्षण तो उसमें भी थे। उसको तो मैंने सुना था बुखार भी था और वो खांस भी रहा था। अच्छा, लेकिन उसे तो कुछ नहीं हुआ भाई साहब, वो तो ठीक हो गया। और ये देखो, ये मिलके आए थे उससे, अच्छा। ये तो खाट पे लेट गए। तो इनको लक्षण उसके बाद से शुरू हुए, उनके मिलने के बाद? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उससे मिलने के बाद से ये बीमार हो गए। अच्छा, चलिए। कोई घबराने की बात है? नहीं, घबराने की बात नहीं है अभी। हाँ। पहली बात तो एक हेल्पलाइन नंबर लिखिए, उस पे हमें कॉल करना है। अच्छा जी, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ भाई साहब, बताइए। तो हेल्पलाइन नंबर है कोरोना वायरस के लिए 1075 75। हाँ ये फोन नंबर है? जी, फोन नंबर है, बिल्कुल फ्री है। फ्री है? अच्छा, आप लोग बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। हाँ, ये सब सरकार की तरफ से है। तो क्या करना है इस पे? तो एक तो पहले फोन कीजिए, हाँ, फिर हाँ। बताएंगे आपके पति को जांच की आवश्यकता है कि नहीं। अच्छा जी। ठीक है। और दूसरी चीज आपको जो करना है वो ये है कि अपने पति को अलग रखना है कुछ दिन के लिए। ठीक है। और उनके बर्तन अलग कीजिए, खाने पीने के बर्तन अलग कीजिए, अच्छा, बिस्तर अलग कीजिए। ओहो। और हो सके तो आप ही उनका ख्याल रखें और बाकी जन को उनसे दूर रखिए। जी भाई साहब। और सबसे जरूरी बात, अगर घर में 2 शौचालय हैं तो 1 शौचालय उनके लिए रखिए। हाँ हाँ, है हमारे घर में 2 शौचालय। आपके घर में 2 शौचालय हैं? जी जी। चलिए, फिर अच्छी बात है। और इस हेल्पलाइन पे जरूर कॉल कीजिए। मैं सभी करती हूँ जी। और मुझे उनका नाम बताइए जो मोनू की बात कर रहे थे, जो इसी गली में रहता है। हाँ हाँ, वो ना यहाँ से सीधे जाएंगे, दाहिने मुड़ेंगे, 294 घर है उनका। अच्छा, इसी गली में है? हाँ, बस यहीं से दाहिने मुड़ के है। अच्छा, क्या घर का नंबर बताया? 294। 294। जी। ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। नमस्ते। भाई साहब। मैं स्थानीय अस्पताल से आया हूँ अच्छा। कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। हाँ, और आप लोगों से कुछ विचार विमर्श करने आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हमने भी सुना है, बहुत भयंकर बीमारी है ये। सुना है बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है क्या ये कोरोना? जी, पहली बार चाइना में पाया गया करीबन 31 दिसंबर 2019 को। अच्छा, पहली अच्छा। बार पता लगा कि ये कोरोना वायरस है। अच्छा। और ये जो सांस की प्रणाली है इसमें वायरस ग्रस्त हो जाता है और हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा अच्छा। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई साहब कि हमें कोरोना है कि नहीं है? हाँ, सही बात है। कोरोना वायरस के कुछ लक्षण हैं। अच्छा। अगर आप में वो पाए जाते हैं तो हाँ, हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। अच्छा। और कुछ तीव्र लक्षण हैं अच्छा। जिसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ सकता है। ऐसे हालात में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो जिनको भी लगता है कि वो बीमार हैं, ये लक्षण है, तो वो 1075 पे कॉल करके सरकारी मदद पा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अगर ज्यादा सिम्टम है तो सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। अच्छा। पर ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है और 60 साल के से ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, उनको संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें उनको बचा के रखना है, संभाल के रखना है। सबसे 1 मीटर का दूरी रखिए। अच्छा। वो सबसे पहली बात है। हाँ। अपने हाथों को बार बार धोएं और साफ रखें। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, छींक और खांसी के शिष्टाचार का प्रयोग करें, जैसे कि रुमाल का प्रयोग करें। अगर खांसते हैं, छींकते हैं तो रुमाल हाथ में रखें, उसी पे छींकें और रुमाल को तुरंत धोने के लिए दें। और अगर खांसी कर रहे हैं तब भी या तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टिश्यू पेपर को तुरंत एक जो डब्बा है, डस्टबिन है, जो ढक्कन बंद डस्टबिन है, उसमें फेंके। ठीक है। और छींकते के समय जरूरी याद रखें कि अगर आपके पास टिश्यू पेपर या रुमाल नहीं है तो अपनी कोहनी को मोड़ के इस तरह से छींके। अच्छा अच्छा। तो आप संक्रमण रोक सकते हैं, ठीक है। अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। कोरोना से बचाव का तरीका यही है कि कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है और कुछ मरीजों को घर पे रहने की 14 दिन तक घर पे रहने की सलाह दी जाती है। या सरकार युक्त कुछ केंद्र बनाए गए हैं, तो 14 दिन के लिए वो लोग वहीं रुकेंगे। अच्छा। उनका मिलना दूसरों से वर्जित है। हाँ। और पर आप मोबाइल से, फोन पे, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ये तो आपने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी। हम सब इस पे पूरा अमल करेंगे। ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
So good afternoon, everyone. So we are very happy that we could at least transmit. We are really sorry for the interruption today. And as soon as it is over now, we'll immediately upload the content. Kindly see it again. And we have few questions. I request Mr. Hansaram to please answer the questions which are addressed to him. Good afternoon, everybody. I think due to the interruptions, you did get all content. But as far as we have two questions. First question, it was asked earlier before the starting of even session. That was like fumigation can help to disinfect COVID-19 unit. Dear friends, ours or Vats Trivedi asked these questions. Mr. Trivedi, as far as the guideline says, only 1% sodium hypochlorite solution that is only used to disinfect all the surfaces. So till today, this is only being used in all the units. Second questions that was asked that once the case is cured, again any chances of relapses are there or not. So here it is very premature to say that there is relapse or not, because there are no scientific evidence in our country. So it is very, very premature and early to say. So once the scientific evidence comes, then only we can say about that. So thank you for your question. So thank you very much, viewers. We will upload it as soon as possible. If you have any queries, please put it there. We will answer all the questions that you put it on the website. Thank you so much. And tomorrow again we'll see you at 2 o'clock. So have a good day.